1707 द यूरोपियन ट्रेडर्स, उस टाइम पे ये सबसे बड़ा मुग़ल एम्पायर था अंडर द रूल ऑफ औरंगज़ेब। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा 1556 से 1707 तक रूल किया मुगल्स ने, और लेकिन 1707 अंडर द रूल ऑफ औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर सबसे बड़े एरिया पे फैला हुआ था। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगा मुग़ल एम्पायर, और जो भारत है वो काफ़ी छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ गया था। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ साइड पे मुगल्स थे, वेस्ट साइड पे राजपूत्स, देन बंगाल का बंगाल अलग से, देन मराठास, देन निज़ाम, एंड इन द डेक्कन यू कैन सी टीपू सुल्तान, हैदर अली वगैरह वगैरह, इन सब का यहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स बन चुके। धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर जो था वो टूट रहा था। जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो मुगल्स के साथ में जो था वो अवध एक, एंड देन बिहार, यहाँ पे टोटल एरिया कंट्रोल था मुगल्स के अंडर पे, जो कि डिक्लाइन हो रहा था, और छोटे छोटे किंगडम्स आप यहाँ से देख रहे हैं जो बनते आ रहे थे। ओके, आफ्टर द औरंगज़ेब की जो डेथ होने के बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ जाजो लड़ी गई। बैटल ऑफ जाजो जो थी औरंगज़ेब के दो बड़े बेटों के बीच में लड़ी गई, और जिससे जीता गया था बहादुर शाह फर्स्ट ने। तो बहादुर शाह फर्स्ट का जो टेन्यूर रहा है 1709 टू फरवरी 1712 तक रहा है, जिसे हम प्रिंस मुअज़्ज़म भी कहते थे। उसने सक्सीड किया था ये थ्रोन एट द एज ऑफ 63 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर लॉन्ग वॉर सक्सेशन हुई थी दोनों भाइयों के बीच में, 2 साल तक ये जंग चली थी, जिसके बीच में मुग़ल एम्पायर जो था काफ़ी टूट गया था, और एवेंचुअली बहादुर शाह वन ने ये जंग जीती, ये बैटल जीती, और ही रिसाइडेड ऑन द थ्रोन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। ओके, बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी खेलनी स्टार्ट की। जो भी उसके कोर्ट में जो नोबल्स थे वो सब थे, उन सबको चीज़ें देने लगे, यहाँ तक कि उनको पता था कि हमारा जो मुग़ल एम्पायर है वो काफ़ी टूट चुका है। फिर उसने बाद पॉलिसी स्टेटमेंट की राजपूत्स के साथ, राजा ऑफ अमेर स्पेशली फॉर जो जाट्स थे, राजा चुरमान सिंह, इनके साथ। फिर उसके बाद जो मराठा प्रिंस था शाहू, उसको अपनी जो मुग़ल कैप्टिविटी थी वहाँ से उनको रिलीज़ किया गया, ताकि वो जाके वहाँ मराठा के साथ अपना एक अलाइन बना पाएँ। लेकिन मराठा जो था वो कंटिन्यूसली फाइटिंग में थे हमेशा से मुगल्स के अगेंस्ट इन द डेक्कन वाले साइड। ओके, बहादुर शाह ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि ये कि पीस मेंटेन करनी स्टार्ट की सिख गुरु के साथ, जैसे गुरु गोबिंद सिंह के साथ। लेकिन उसके आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु, द 6 months अगेन रोज इनटू द रिवॉल्ट, वो फिर से रिवॉल्ट पे आ गया अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा सिंह बहादुर। ये नाम आप बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, बंदा सिंह बहादुर के अगेंस्ट ये स्टार्ट किया इन्होंने, ये रिवोल्ट बंदा सिंह बहादुर ने स्टार्ट की। इन रिस्पॉन्स बहादुर शाह जफ़र ने फिर से खुद से कैंपेन एक चलाई रेबल्स के अगेंस्ट, ताकि इनको दबाया जा सके, और ये पूरी जो पंजाब और ये वाला सतलुज वाला यमुना वाला रिवर जो भी था वो सून इमीडिएट विंसिनिटी हो चुकी, जो भी सून अंदर आने वाला था सिख कंट्रोल के अंदर। लेकिन तब तक अभी सिख डोमिनेंस पूरी नहीं आई हुई थी इस एरिया पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो सिख मूवमेंट है वो बढ़ती गई, और इन्होंने मुगल्स के ख़िलाफ़ टोटल चैलेंज करते रहे। लेकिन जो रेबल्स के अगेंस्ट सक्सेशन की बहादुर शाह ने, वो भी सक्सीड होने के बाद भी नहीं हुआ। बंदे को अडेप्टेड किया गया सच्चा बादशाह का टाइटल, जिसे वहाँ से ट्रू किंग बनाया गया। उन्होंने एक नया कैलेंडर भी स्टार्ट किया, इशूड कॉइन्स बेरिंग द गुरु नानक नेम और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पे। लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने इस मूवमेंट को क्रश नहीं कर पाए। जैसे भी वो क्रश करने जाते थे, वो जो सिख फ्रंटियर था वापस हिमालयाज़ के फुटप्रिंट्स पे बैठ जाते थे, तो अटैक करना बड़ा मुश्किल हो चुका था इनके लिए। यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल पूरा एरिया इनके हाथ से जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। बहादुर शाह डाइड इन 1712, बहादुर शाह फर्स्ट, रिमेंबर इट, ये 1712 में चल। देन आफ्टर हिज डेथ इन फरवरी इन मार्च 1712, जहांदार शाह सक्सीडेड द थ्रोन। उसने यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर वो एबॉलिश कर दी, और एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इजारा सिस्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट फ़ारूक सियार आए,
जो जिनको जहांदार शाह के डेथ के बाद यहाँ पे इन्होंने किंग थ्रोन किया, सईद ब्रदर्स की हेल्प की। सईद ब्रदर्स जो थे ये एक किस्म से आप समझ लें, मैं आगे बताऊंगा, ये एक किस्म के किंग मेकर्स थे। ये हर किंग की डेथ करके नेक्स्ट किंग को उसको फॉलो करते थे। 1715 में बंदा बहादुर और उसके फॉलोअर्स को भी कैप्चर कर गया था, एग्जीक्यूट कर दिया फिर दिल्ली में। फिर उसके बाद ऑटोनोमस एम्पायर जो था मुग़ल स्टेट, मुग़ल एम्पायर और जो पंजाब का ऑटोनोमस स्टेट था वो नहीं बना पाए। फिर भी पंजाब जो था मुग़ल एम्पायर के अंदर कंट्रोल में पूरी तरह आ चुका। फ़ारूक सियार ने क्या किया? फ़ारूक सियार ने औरंगज़ेब के टाइम पे जो टॉप जनरल था आसिफ जहाँ, उसे रिटायरमेंट से वापस बुलाया और उसे वाइस रॉय बनाया डेक्कन का विद द टाइटल ऑफ निज़ामुल मुल्क, जिसे हम रेगुलेटर ऑफ द रियालम भी कह सकते हैं या जिसे फातिहा जंग भी कहा जाता था उस टाइम पे। उसने उसे वापस ड्यूटी पे लगाया। फ़ारूक सियार ने फरमान दिए ब्रिटिश को सरमन भाई जो ब्रिटिश का जो मिशन था वो सर जॉर्मन का था, कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने साइन किया। मैग्ना कार्टा आप कह सकते हैं एक किस्म का रॉयल्टी फॉर्म होता है जो दिया जाता है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1212 में, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग किया गया था। एक रॉयल पत्र जिसके आप समझ सकते हैं, जो यहाँ पे इनको ऑटोनोमिसिटी प्रोवाइड करेगा। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कस्टम ड्यूटीज़ जो थी उनको एग्जाम्प्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को लेके। फिर उसके बाद जो उनको एनुअल कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती थी मुग़ल एम्पायर के, और उसके बाद वो अपना सारा काम कर सकते थे। हैदराबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑलरेडी राइट्स आ चुके थे और उन्होंने कंटिन्यू किया अंडर द न्यू फरमान। जो नए फरमान बने हुए थे उनके अंडर उन्होंने पूरा ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया। EICD जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ जो रेंट थी मद्रास के लिए ही एग्जाम्प्ट की हुई थी। सूरत में उन्होंने टोटल जो टैक्स था उनको 10,000 एनुअली देना पड़ता था। अदर ड्यूटीज़ जो भी थी उनके ऊपर लगाई हुई थी वो सारी निकाल दी। और कॉइन्स जो थी ये इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैलिड कराई थी थ्रू मुग़ल एंटिटीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम में रखी हुई ये कॉइन है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके, 1719 में फिर से सईद ब्रदर्स ने फ़ारूक सियार को थ्रोन से हटा दिया और सपोर्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सपोर्ट से, और बाद में से ब्लाइंड करके मार दिया गया था फ़ारूक सियार को सईद ब्रदर्स के थ्रू। किंग मेकर जो थे इन्होंने फिर प्लेस किया रफ़ीउद्दीन दरजात, रफ़ीउद्दीन दौला शाहजहां जिसे सेकंड भी कहा जाता है। थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए इनको बिठाया गया था थ्रोन के ऊपर। ओके, 1719 से लेके 1748 पे मोहम्मद शाह, जिसे रंगीले के नाम से भी कहा जाता है, उसने सईद ब्रदर्स को मार दिया निज़ामुल मुल्क की हेल्प से। निज़ामुल मुल्क को ग्रैंड वज़ीर का टाइटल दिया गया 1721 में। इन ऑर्डर टू कर्टेल द हिज ग्रोइंग पावर मोहम्मद शाह ट्रांसफर्ड हिम टू अवध फ्रॉम द कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो मोहम्मद शाह जो था ये इतना पावरफुल तो नहीं था, फिर इसने अपना जो कोर्ट था ये यहाँ से ट्रांसफ़र किया दिल्ली से टू अवध। ओके, निज़ाम ने जो ऑर्डर थे वो पूरे ना मानते हुए डेक्कन में एक रेबल स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द मुग़ल एम्पायर, जिसके अंदर 1724 में बैटल ऑफ शक्र भी लड़ी गई, जिसमें निज़ाम ने डिफीट किया मुग़ल फोर्सेस को। टाइटल ऑफ आशुजा गिवन बाय द मुग़ल एम्पायर वो भी दे दिया। सब जहाँ रूल करना स्टार्ट किया हैदराबाद में एज ए फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट इसको बना दिया गया। 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़ लड़ी गई, जिसमें निज़ाम आसिफ जा फर्स्ट को डिफीट किया गया बाजीराव फर्स्ट के अगेंस्ट। बाजीराव फर्स्ट ने फिर दिल्ली में इन्वेड करना स्टार्ट किया विद 500 कैवेलरी मैन। जो मराठास थे, मराठास के ऊपर पूरा एक्सपेंशन कर दिया था इन्होंने। मालवा का एरिया, गुजरात का एरिया, बुंदेलखंड तक इनका एरिया फैल चुका था। जो बंगाल, अवध और पंजाब के भी जो थे प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बन गए थे, उन्होंने भी मुग़ल एम्पायर को ये टैक्सेस देने से मना कर दिया और ऑटोनोमस स्टेट बनाने स्टार्ट। उसके बाद क्या हुआ? 1738 में एम्परर ऑफ ईरान जो नादिर शाह था उसने इन्वेड किया इंडिया को और कॉन्कर किया उसने लाहौर को। बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई जो कि 110 किलोमीटर ऑफ दिल्ली है। मैसी मुग़ल कंटिजेंट जो था उसको हरा के, जो मोहम्मद शाह से लड़ किया हुआ था, ये इनको हरा दिया उन्होंने। एब्सोल्यूट मुग़ल आर्मी वाज राउटेड। नादिर शाह ने पूरी आर्मी को किया डिफीट विद इन ईयर्स। बहुत बुरा हाल कर दिया था उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर। नादिर शाह को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो बैटल ऑफ करनाल है आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पे सादात खान और खान दरवाज़ा
मोहम्मद शाह और निज़ामुल मुल्क यहाँ से लड़ नहीं पाए और ये डिफ़ीट हो गए। नादिर शाह वही है जिसने यहाँ से पीकॉक थ्रोन ले लिया था इंडिया से। 30,000 सोल्जर्स जो थे, लगभग रेजिडेंट्स जो थे, काफ़ी नादिर शाह ने मैसेकर किया। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, नादिर शाह ने सब कुछ लूट लिया। इन्होंने इवन कुछ भी सोने की चीज़ है, कुछ भी दिखता था, ये सब यहाँ से लूट लेते थे। उसके सोल्जर्स वगैरह सब, जो कोहिनूर डायमंड जिस पे पीकॉक थ्रोन बना हुआ था, जो आपको बताया नादिर शाह ने, वो भी यहाँ से ले गई थी। यानी कि टोटल इन्होंने आउटरीच किया हुआ था लूट पार का। नादिर शाह था, उसने जो वेस्ट साइड जो था मुग़ल एम्पायर की सारी टेरिटरीज़ अपने अंडर कर ली थी यहाँ से। जैसे आप मॉडर्न डे पाकिस्तान, पंजाब वाला सेक्टर, ये सब यहाँ से इन्होंने आप कैप्चर कर लेते हैं। आप मेन समझ लीजिए इंदस रिवर जहाँ से फ़्लो करता है वो सारा कैप्चर्ड बाय नादिर शाह। उसके बाद क्या हुआ, 1767 तक फिर इन्वेजन हुए ऑन द मुग़ल एम्पायर। जो अहमद शाह अब्दाली थे, दुरानी किंग ऑफ अफ़गानिस्तान थे, नादिर शाह की डेथ के बाद इन्होंने स्टार्ट किए इन्वेजन्स करने। और इन्होंने अपने आप को यहाँ का उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर बोल दिया। लेकिन ये इनकम्पिटेंट रूलर थे, ये पूरी तरह से रूल नहीं कर पा रहे थे। इनके जो अफेयर्स थे ये रन किए जाते थे इनकी माँ से, जो क्वीन थी उद्दम बाई जिसका नाम था, जिनको किबला आलम भी कहा जाता है। वो अपने लवर के साथ, जिसका नाम आप याद रखेंगे, जावेद खान के साथ गवर्नमेंट के सारे जो भी डिसीजंस होते थे, डिसीजन मेकिंग पावर, सब कुछ इनके पास था। उसके बाद गाज़ीउद्दीन खान फ़िरोज़ तोड़, जो कि आपने से पहले आसिफ जाह का, निज़ामुल मुल्क का नाम मैंने आपको बताया था, वो इनको कहते हैं इमादुल मुल्क। ये उनके ग्रैंडसन हैं, यानी कि इनके पोते। इन्होंने क्या किया कि जो अहमद शाह को इन्होंने इम्प्रिजन किया और बाद में मर्डर भी कर दिया। फिरोज़ जंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये इससे पहले असम के सूबेदार भी रह चुके हैं और इन्होंने वहाँ से एलाई किया हुआ था मराठास के साथ। उन्होंने क्या किया कि 1754 में आलमगीर सेकंड को एम्परर बनाया, जो कि बेटे थे जहांदार शाह फर्स्ट के, ठीक है। उसके बाद फिर से फिरोज़ जंग ने आलमगीर को भी 1759 में किल कर दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं मुग़ल एम्पायर टोटल ख़त्म हो चुका था, ये सारे बढ़ चुके थे। अभी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन के ऊपर फिर से हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।